मिस्र का नाम आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले पिरामिड का चित्र बनता होगा, जो सैकड़ों साल से अपने अंदर ना जाने कितने ही रहस्यों को छिपाए हुए हैं। वैसे तो पिरामिड के अंदर राजा, महाराजा और रानियों के शव को मम्मी के रूप में संरक्षित करके रखा जाता था, जिनके साथ कुछ कीमती जेवर और उनके रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों को भी दफनाया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिस्र के इन पिरामिड्स के पास शोधकर्ताओं को सीक्रेट सुरंग मिली है, जो पिरामिड और मिस्र के राजाओं के रहस्य को और भी पेचीदा बना देती है। आखिर क्यों बनाए गए थे पिरामिड के पास सीक्रेट रूम्स? आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। पिरामिड के पास शोधकर्ताओं को मिला सीक्रेट कमरा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मिस्र के पिरामिड हमेशा ही शोधकर्ताओं को हैरत में डाल देते हैं, जिन्हें बनाने से लेकर उनके डिजाइन तक हर चीज में कोई न कोई खासियत देखने को मिलती है। शुरुआती दौर में शोधकर्ता इस सवाल का जवाब ढूंढते थे कि पिरामिड को कैसे बनाया गया था, क्योंकि उसके बनाने के लिए भारी भरकम चट्टानों और बारीक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। वहीं जब इन सवालों का जवाब शोधकर्ताओं को मिल गया, तो उनके सामने पिरामिड में छिपे सीक्रेट रूम की नई गुत्थी पेश हो गई। वैसे तो अब तक पूरे मिस्र में 118 छोटे बड़े आकार के पिरामिड खोजे जा चुके हैं, जबकि कई पिरामिड आज भी रेगिस्तान की रेत के नीचे छिपे हुए हैं। मिस्र की राजधानी कायरो में सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसे पिरामिड ऑफ कुफू के नाम से जाना जाता है। इस पिरामिड की ऊंचाई 480 फीट है, जिसे मिस्र के राजा कुफू ने बनवाया था। वहीं इस पिरामिड के ठीक बगल में राजा के बेटे काफ्रे का बनवाया गया पिरामिड है, जिसकी लंबाई 450 फीट है। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए 2.5 मिलियन लाइमस्टोन के छोटे बड़े ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें हर एक ब्लॉक का वजन 2500 किलोग्राम तक था। इतने भारी भरकम ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना और फिर उन्हें काटकर पिरामिड को तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं था, जबकि उस दौर में कोई आधुनिक मशीन या फिर टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी। माना जाता है कि आज के दौर में जिस जगह पर ये पिरामिड्स खड़े हैं, वहाँ किसी जमाने में हरा भरा शहर था और स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करते थे। वहीं सन 1798 में फ्रांस की मिलिट्री ने मिस्र पर कब्जा करने का फैसला किया, जबकि उस दौरान ये पिरामिड और स्ट्रक्चर रेत के अंदर आधे से भी ज्यादा धंसे हुए थे। अगले 100 साल तक इन पिरामिड्स के आसपास से रेत को हटाने का काम किया गया था, जिसके बाद साल 1980 में पिरामिड ऑफ कुफू के पास कुछ चौंकाने वाली खोज की गई थी। दरअसल उस पिरामिड के आसपास कई मानव कंकाल खोजे गए थे, जो उन मजदूर के थे जिन्होंने पिरामिड को बनाने का काम किया था। जब उन कंकालों की टेस्टिंग की गई तो पता चला कि उन मजदूरों को अच्छा और पौष्टिक भोजन खिलाया जाता था, जबकि उनकी शारीरिक चोटों पर भी ध्यान दिया जाता था। जब उन मजदूरों की मौत हो गई तो उन्हें सम्मान देने के लिए राजा के पिरामिड के पास ही दफन कर दिया गया था। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद मिस्र का ये हिस्सा लंबे समय तक चोर और लुटेरों का अड्डा बन गया था, जिसकी वजह से इन पिरामिड को बनाने और उनसे जुड़े सभी तरह के लिखित दस्तावेज कहीं गायब हो गए थे। उन लुटेरों ने किंग कुफू की मम्मी या फिर उनकी कोई मूर्ति तक नहीं छोड़ी, जिससे ये पता लगाया जा सकता था कि राजा कैसे दिखते थे। हालांकि शोधकर्ताओं को किंग कुफू का उंगली के साइज का छोटा सा स्टैच्यू मिला था, जिसे फिलहाल कायरो म्यूजियम में रखा गया है। किंग कुफू के जीवन से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए शोधकर्ताओं की टीम ने पिरामिड से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लाल सागर के पास रिसर्च करने का फैसला किया, जहां उन्हें एक टूटा फूटा स्ट्रक्चर मिला था। इस स्ट्रक्चर को देखकर ये पता चलता था कि उसके अंदर एक साथ सैकड़ों लोगों के एक साथ रहने की सुविधा थी, जबकि यहाँ नाव समेत कुछ दूसरी तरह का सामान भी
बरामद किया गया था। उस दौर में समुद्र किनारे नाव को बांधने के लिए चट्टानों पर छेद बनाए जाते थे, जिनके अंदर से रस्सी को आर पार फंसाकर बोट को बांधा जाता था। लाल सागर के पास इस तरह की कई चट्टानें मिली थीं, जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आज से 4500 साल पहले ये जगह प्राचीन मिस्र का बंदरगाह हुआ करती थी। इस बंदरगाह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर शोधकर्ताओं को लाइमस्टोन से बना एक बड़ा टीला मिला, जिसके अंदर कई सुरंगों को खोदा गया था। इतना ही नहीं, इन सुरंगों के मेन डोर को भारी भरकम चट्टानों से बंद कर दिया गया था, ताकि कोई दूसरा इंसान उन सुरंगों के अंदर दाखिल ना हो सके। शुरुआत में शोधकर्ताओं को लगा कि मिस्र के लोगों ने इन सुरंगों को नाव को छिपाने के मकसद से बनाया होगा, ताकि लुटेरों को उनके ठिकानों का पता ना चल सके। लेकिन जब सुरंग के एंट्री गेट से चट्टानों को हटाया गया और शोधकर्ता उसके अंदर दाखिल हुए, तो उन्हें प्राचीन मिस्र और वहां पिरामिड से जुड़ा बहुत ही चौंकाने वाला इतिहास पता चला था। उन सुरंगों के अंदर कोई साबुत बोट तो नहीं मिली थी, लेकिन उनके कुछ पुर्जों को यहाँ खोजा गया था। इसके अलावा सुरंग की दीवारों पर राजा कुफू का नाम भी लिखा हुआ था, जबकि उसमें लिखे एक संदेश में राजा को खुद का दर्जा दिया गया था और ये कहा गया था कि हमारा खुदा कुफू हमारी रक्षा करे। इस बात से ये पता चलता है कि प्राचीन मिस्र के लोग अपने राजा को भगवान का दर्जा देते थे और वो जिस भी जगह पर काम करते थे वहाँ अपने भगवान का नाम लिखकर उनसे शक्ति प्राप्त करते थे। इनमें से एक सुरंग में शोधकर्ताओं को पपायरस भी मिला था, जो चट्टानों के नीचे दबा हुआ था और उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। ये एक तरह का मोटा कागज होता है, जिसे पपायरस के पौधे से बनाकर तैयार किया जाता है। आज से 4500 साल पहले इसी मोटे कागज पर सभी चीजों का उल्लेख किया जाता था, जो लंबे समय तक टिकाऊ होते थे और उन्हें संभाल कर रखना आसान होता था। शोधकर्ता इन सुरंगों में नाव तलाश करने आए थे, लेकिन अब उनके हाथ प्राचीन मिस्र का एक बहुत अहम दस्तावेज लग गया था। लेकिन इस कागज की हालत बहुत ही खराब थी, इसलिए उसमें लिखे शब्दों को समझने के लिए सबसे पहले कागज को फिर से सही शक्ल देना जरूरी हो गया था। इस काम को पूरा करने में शोधकर्ताओं की टीम को लगभग 6 साल का लंबा वक्त लग गया था, जिसके बाद उन्हें किंग कुफू के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें पता चल पाई थीं। ये एक तरह की रिकॉर्ड बुक थी, जिसे राजा के सुपरवाइजर ने लिखकर तैयार किया था। वो अपने 40 मजदूरों के साथ पूरे दिन में जो कुछ भी काम करता था उसे पेपर पर उतार देता था। प्राचीन मिस्र में किसी भी चीज को लिखने के लिए शब्दों का नहीं बल्कि चित्रों का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए मोटे कागज पर उकेरे गए चित्रों को समझने में शोधकर्ताओं को काफी समय लग गया था। इस कागज में ये बताया गया था कि सुपरवाइजर अपने साथियों के साथ मिलकर नाव पर लाए गए कॉपर को उतारने का काम करता था, जिसके बाद उस कॉपर को गधों के ऊपर लादकर नील नदी तक ले जाया जाता था। इसके बाद नील नदी के पास नाव में कॉपर को फिर से लाद दिया जाता था और फिर उसे पिरामिड साइट तक पहुंचाया जाता था, जबकि इस कॉपर को साइनाइड नाम की जगह पर कॉपर की खदानों से खोदकर प्राप्त किया जाता था। इस काम को पूरा करने के लिए सुपरवाइजर और उसकी टीम लगातार कई दिनों तक काम करती थी, जिसके तहत वो एक बार में इतना कॉपर पिरामिड साइट तक पहुंचा देते थे कि अगले 2 सालों तक कॉपर लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। समुद्र का रास्ता पार करके कॉपर लाने के लिए जिन नाव का इस्तेमाल किया जाता था वो साइज में काफी बड़ी होती थी, जिनमें एक ही समय पर बहुत सारा कॉपर लोड किया जाता था। 2 साल तक कॉपर की खपत होने तक उन नावों का कोई काम नहीं होता था, जिसकी वजह से उनके चोरी होने का खतरा बढ़ जाता था। नावों को सुरक्षित जगह पर छिपाने के लिए बंदरगाह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लाइमस्टोन के टीले यानी पहाड़ पर सुरंग बनाई गई थी,
जहां बड़ी बोट को अलग अलग पार्ट्स में बांटकर सुरंग के अंदर छिपा दिया जाता था। शोधकर्ताओं ने कई साल की रिसर्च से ये तो पता लगा लिया था कि उन सुरंगों को क्यों बनाया गया था, लेकिन अब उनके सामने दूसरा सवाल ये खड़ा हो गया था कि आखिर उस कॉपर का इस्तेमाल पिरामिड बनाने के लिए कैसे किया जाता था। अगर आप पिरामिड को बाहर से देखेंगे तो आपको सिर्फ लाइमस्टोन की छोटी बड़ी चट्टानें दिखाई देंगी। तो फिर उस कॉपर को किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था? दरअसल कॉपर का इस्तेमाल पिरामिड बनाने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि उसका इस्तेमाल ऐसे औजार बनाने के लिए किया जाता था जिससे लाइमस्टोन की चट्टानों को काटना या फिर उन्हें आकार देना आसान हो जाता था। पिरामिड से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लाइमस्टोन की नेचुरल चट्टानें हैं जिन्हें तूरा के नाम से जाना जाता है। इसी जगह से लाइमस्टोन की चट्टानों को काटकर पिरामिड बनाने के लिए ब्लॉक्स तैयार किए जाते थे, जिसके लिए छेनी और हथौड़ा जैसे औजारों की जरूरत पड़ती थी और उन औजारों को कॉपर की मदद से तैयार किया जाता था। इसके लिए कच्चे कॉपर को आग में पिघलाकर तरल पदार्थ में तब्दील कर दिया जाता था, जिसके बाद उसे खांचों में भरकर औजार का रूप दे दिया जाता था। शोधकर्ताओं की माने तो बड़ी पहाड़ी से चट्टानों को काटकर अलग करना बहुत ही मुश्किल काम होता था, जिसके लिए पहाड़ के किसी एक हिस्से का चुनाव किया जाता था। इसके बाद उस हिस्से पर लाइन खींचकर ब्लॉक का चित्र बनाया जाता था और फिर कॉपर के औजारों की मदद से उस चट्टान को चित्र के आकार में तोड़ दिया जाता था। हालांकि चट्टान बिल्कुल सही आकार में नहीं टूटती थी, इसलिए उसे पहाड़ से अलग करने के बाद बारीकी से शेप दिया जाता था और इस तरह लाइमस्टोन के भारी भरकम ब्लॉक्स को तैयार किया जाता था। इस काम को आसान बनाने के लिए मजदूर पानी का इस्तेमाल करते थे, जिसे लाइमस्टोन की चट्टानों पर छिड़का जाता था। ऐसा करने से पत्थर थोड़ा सा नरम हो जाता था और उसे कॉपर के औजारों से तोड़ना आसान हो जाता था, जिसकी वजह से मजदूर कम समय और श्रम में ज्यादा ब्लॉक्स को पहाड़ से तोड़कर अलग कर सकते थे। शोधकर्ताओं की माने तो 5 मजदूरों को एक ब्लॉक को काटकर शेप देने में लगभग 4 से 5 दिन का समय लगता था, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने ऊंचे और विशाल पिरामिड को बनाने के लिए कितने मजदूरों ने दिन रात काम किया होगा। खैर, कागज के एक छोटे से टुकड़े ने किंग खुफू के पिरामिड से जुड़े कई सवालों के जवाब दे दिए थे, लेकिन उस दस्तावेज में एक ऐसी जानकारी नहीं थी जिसे समझने के लिए शोधकर्ता लंबे समय से रिसर्च कर रहे थे। दरअसल लाइमस्टोन के भारी भरकम ब्लॉक्स को जमीन पर खड़ा करना आसान था, जिसे कई मजदूर एक साथ खिसकाते हुए आगे ले जा सकते थे। लेकिन अगर आप पिरामिड की बनावट पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि वो नीचे से चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे पिरामिड का आकार बढ़ता रहता है उसकी चौड़ाई कम हो जाती है और बिल्कुल टॉप पर पहुंचने पर पिरामिड का शेप बिल्कुल नुकीला हो जाता है। शोधकर्ताओं के सामने अगला सवाल ये था कि मजदूरों ने उन भारी भरकम चट्टानों को पिरामिड के टॉप तक कैसे पहुंचाया होगा, क्योंकि उस दौर में पत्थरों को उठाने के लिए कोई मशीन नहीं थी और ना ही ऐसी किसी टेक्नोलॉजी को इजाद किया गया था जिसकी मदद से पत्थरों को सीधा टॉप तक पहुंचाया जा सके। शोधकर्ताओं ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए किंग खुफू के पिरामिड की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की थी, लेकिन पिरामिड में ऐसा कोई सुराग हाथ नहीं लगा जो इस सवाल का जवाब खोजने में मददगार साबित हो सकता था। शोधकर्ताओं की एक टीम पिरामिड साइट से अलग होकर आसपास की जगहों पर रिसर्च करने लगी, जिसके लिए उन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच हैटनब नाम की जगह को चुना था। इस जगह पर प्राचीन मिस्र के लोग एक खास तरह के पत्थर की खुदाई करते थे, जिसका इस्तेमाल मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। इस पत्थर को इजिप्शियन एलाबास्टर के नाम से जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल राजाओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। आपको बता दें कि ये पत्थर जमीन के अंदर कई फीट की गहराई में पाया जाता है, जिसे सिंगल पीस में ही बाहर निकाला जाता था और फिर उस पत्थर को काटकर मूर्ति बनवाई जाती थी।
शोधकर्ता ये जानते थे कि उस पत्थर को जमीन के अंदर कैसे बाहर निकाला जाता था, ताकि वो ये पता लगा सके कि पिरामिड की ऊंचाई पर लाइमस्टोन के पत्थर कैसे पहुंचाए जाते थे। इन दोनों ही सवालों का जवाब एक ही जगह पर छिपा हुआ था, जहां 100 से भी ज्यादा शोधकर्ता रिसर्च वर्क कर रहे थे। इस जगह पर भी चट्टानों के ऊपर किंग कुफू का नाम लिखा हुआ था और उन्हें भगवान की उपाधि दी गई थी। लेकिन कई साल से काम ना होने की वजह से इस जगह पर बहुत ज्यादा रेत इकट्ठा हो गई थी। कई महीनों तक खदान में खुदाई का काम चलता रहा, ताकि एक्स्ट्रा रेत को अलग करके जरूरी जानकारी को इकट्ठा किया जा सके। लेकिन इतने लंबे समय तक काम करने के बावजूद भी शोधकर्ताओं को इस जगह से सिर्फ मलबा ही मिला। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना काम जारी रखा। ये शोधकर्ताओं की मेहनत और सब्र का ही फल था कि एक दिन उन्हें रेत के नीचे सीढ़ियों के निशान दिखाई दिए, जो रैंप की तरह नीचे से ऊपर की तरफ बने हुए थे। इतना ही नहीं, इस रैंप के किनारों पर बड़े गड्ढे भी थे, जिन्हें देखकर शोधकर्ता अपने ही सवाल की गुत्थी में उलझ गए थे। जब उन्होंने रैंप और गड्ढों पर रिसर्च की तो उन्हें आखिरकार अपने सवाल का जवाब मिल ही गया था। दरअसल ये एक खास तरह का रैंप था, जो एक तरह से ढलान पैदा करता था और उसके दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी, जिनके ऊपर गड्ढे थे। रैंप के दोनों तरफ सीढ़ियों पर मजदूर चलते थे, जबकि उनके ऊपर बनाए गए गड्ढों पर लकड़ी से बने मोटे पिलर लगाए जाते थे और उनके इर्द गिर्द रस्सी बांधी जाती थी। वहीं रैंप के बीचों बीच लाइमस्टोन की भारी भरकम चट्टानों को रखा जाता था, जिसे रस्सी की मदद से बांधा जाता था। इन रस्सियों को सीढ़ियों पर चल रहे मजदूर खींचते थे, जबकि पिलर उन रस्सियों को ग्रिप देने का काम करते थे, ताकि ढलान की वजह से विशालकाय पत्थर नीचे की तरफ ना खिसक जाए। इस तरह जमीन के अंदर से मूर्ति बनाने के लिए खास तरह का पत्थर बाहर निकाला जाता था, जिसके लिए बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी। इस रैंप और सीढ़ियों के ढांचे को देखने के बाद शोधकर्ता समझ गए थे कि पिरामिड के ऊपरी हिस्से तक लाइमस्टोन की चट्टानों को कैसे पहुंचाया जाता था। दरअसल पिरामिड के निचले हिस्से में काम पूरा हो जाने के बाद ऊपर तक पत्थर पहुंचाने के लिए इसी तरह का रैंप तैयार किया जाता था, जिसके साइड में सीढ़ियों पर पिलर खड़े किए जाते थे और मजदूर रस्सी की मदद से पत्थर को ऊपर की तरफ खींचने का काम करते थे। इस दौरान रैंप पर फिसलन पैदा करने के लिए रेत का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि रैंप पत्थर को घसीटने की वजह से जल्दी खराब ना हो और उसे आसानी से नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाए। वहीं जब पिरामिड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता था, तब उस रैंप और सीढ़ियों को हटा दिया जाता था, ताकि पिरामिड की सुंदरता पर कोई असर ना पड़े। इस तरह विभिन्न चीजों का ध्यान रखकर मिस्र के पिरामिड बनाए गए थे, जिनमें लाइमस्टोन के टीले पर सीक्रेट रूम्स यानी सुरंगों का सबसे अहम योगदान रहा होगा। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पिरामिड को बनाने में सीक्रेट रूम की क्या भूमिका थी और पिरामिड के टॉप हिस्से तक भारी भरकम चट्टानों को कैसे ले जाया जाता था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।